नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ग्रहदाह उपन्यास का 15वां अध्याय, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। सुरेश बगल के डिब्बे में चढ़ गया, ठीक है, मगर वे कहाँ हैं? तब से वे बाहर ही तो आंखें बिछाए हैं। जितना धुंधला चाहे उसकी शक्ल क्या बिल्कुल नजर ही नहीं आती। फिर इलाहाबाद के बजाय जाने किस नए स्टेशन में गाड़ी क्यों बदली। पानी के छींटे से उसके बाल, उसके तन के कपड़े भीगने लगे। फिर खिड़की से मुंह बाहर किए, कभी सामने कभी पीछे। अंधेरे में वह क्या देख रही थी वही जाने, लेकिन उसका मन किसी भी प्रकार से यह मानने को राजी ना हुआ कि इस गाड़ी में उसके पति नहीं है। वह सुरेश के साथ निरी अकेली किसी दिशाहीन उद्देश्यहीन यात्रा में जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं वे इस गाड़ी में जरूर हैं। सुरेश आदमी चाहे जैसा भी हो, जो भी करे, मगर एक बेकसूर स्त्री को उसके समाज, धर्म, नारी के गौरव से हटाकर अनिवार्य मृत्यु में ढकेल देगा, ऐसा पागल नहीं। खास करके इससे उसे लाभ क्या है? अचला के जिस शरीर के प्रति उसे उतना मोह है, उसे एक वैश्य के शरीर में बदलने को वह जीवित नहीं रह सकती। यह सीधी सी बात अगर उसने नहीं समझी तो प्रेम शब्द को जबान पर लाया ही क्यों था? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। वे कहीं इंजन के आसपास ही सवार हो गए, वह देख नहीं पाई शायद। अचानक एक प्रबल झोंका आ लगते ही सिमटकर वह कोने में चली गई और अपने को देखा। सारे बदन का कपड़ा कहीं भी जरा सा सूखा नहीं रह गया। बारिश में से वह इस कदर भीग गई थी कि आंचल से लेकर कुर्सी की आस्तीन तक के टपाटप पानी चूरा था। बिना जाने वह जो झेलती रही, जानकर उससे अब बिना झेला गया। कपड़े बदलने की गरज से उसने अपने बैग को अपनी ओर खींचकर खोलना चाहा कि इतने में गाड़ी की चाल धीमी पड़ गई। जरा ही देर में गाड़ी स्टेशन पर जाकर रुकी। पानी जोरों से पड़ रहा था। यह जानने की कोई तरकीब न थी कि कौन सा स्टेशन है। फिर भी बैग खुला ही पड़ा रहा। अंदर के अदम्य आवेग से नीचे उतरकर अंधेरे में अंदाज से झपटकर वह सुरेश वाले डिब्बे की खिड़की के सामने जा खड़ी हुई। जोर से आवाज़ दी, सुरेश बाबू। उस डब्बे में एक बंगाली और एक अंग्रेज सज्जन थे। सुरेश एक कोने में सिमटकर आंखें बंद किए बैठा था। अचला की आशंका थी कि कहीं उसके गले से शायद आवाज़ ना निकले, इसलिए कोशिश से निकाली गई चीख ने मानो घायल जानवर की ऊंची चित्कार की तरह न केवल सुरेश को बल्कि वहां मौजूद सबको चौंका दिया। हक्के बक्के सुरेश ने आंख खोलकर देखा। दरवाजे पर खड़ी अचला के चेहरे पर पानी की धारा और आलोक किरण ने एक साथ ही पड़कर रूप के एक ऐसे इंद्रजाल की रचना की थी कि सबकी मुग्ध दृष्टि विस्मय से एक बार की अवाक थी। सुरेश दौड़कर समीप पहुंचा। उसने पूछा, उन्हें नहीं देख रही है? कहाँ है वे? कौन से डिब्बे में चढ़ाया उन्हें? चलो मैं तुम्हें ले चलूँ वहाँ, कहकर सुरेश बारिश में ही उतर पड़ा। अचला का हाथ पकड़कर उसी तरफ खींचता ले चला जिधर से वह आई थी। दोनों बंगाली एक दूसरे को देखकर जरा मुस्कुराए। अंग्रेज बेचारा कुछ समझ ना सका, लेकिन एक स्त्री की करुण पुकार उसके मन को छू गई। जमीन पर गिरे कंबल को अपने पांव पर खींचकर उसने एक लंबी सांस ली और चुपचाप अंधेरे में बाहर देखता रहा। अचला के डिब्बे के पास जाकर सुरेश ठिठक गया। अंदर देखकर घबराते हुए पूछा, तुम्हारा बैग खुला कैसे है? उसने अचला के जवाब का इंतजार नहीं किया। जोर से खींचकर अचला को अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। उंगली से दिखाते हुए बोला, इसे खोला किसने? अचला ने कहा, मैंने। मगर छोड़ो, वे कहाँ हैं? मुझे दिखा दो, यह सिर्फ बता दो किधर है, मैं खुद ढूंढ लूंगी। कहते कहते उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। सुरेश ने झट उसका हाथ थाम लिया। कहा, इतना घबरा क्यों रही हो? देखती नहीं गाड़ी खुल गई है। बाहर अंधेरे की ओर देखकर ही अचला समझ गई कि बात ठीक ही है। गाड़ी चलने लगी थी। उसकी दोनों आंखों में निराशा मानो साकार दिखाई दी। उसने मुड़कर सिर्फ पल भर के लिए सुरेश के पीले और श्रीहीन चेहरे को देखा और कटे पेड़ की भांति गिरकर दोनों हाथों में सुरेश के पैर को जकड़ती हुई रो पड़ी। कहाँ है वह? उन्हें क्या आपने सोते से गाड़ी में ढकेल दिया? गाड़ी से बीमार आदमी का खून करके तुम्हें? इतने बड़े भीषण अभियोग का तब भी लेकिन अंत ना हो सका। एकाएक उसका हृदय विदारक रोना जैसे शतधारा में फैलकर सुरेश को एक बारगी पत्थर बनाता हुआ चारों तरफ फैला और वैसे ही खौफनाक रात के अंदर जाकर विलीन हो गया। और वहीं उसी गद्दी वाले बेंच पर टिककर सुरेश असहनीय आश्चर्य से सन सा बैठा रहा। उसके पैरों के नीचे क्या हो रहा है, इसे बड़ी देर तक मानो वह कुछ समझ ही ना पाया। बड़ी देर के बाद अपना पाँव खींचकर वह बोला, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? तुमको यकीन आता है? अचला उसी तरह रोते रोते बोली, तुम सब कुछ कर सकते हो। हमारे घर में आग लगाकर तुमने उन्हें जलाकर मार डालना चाहा था। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। बताओ कहाँ पर? क्या किया तुमने? कहकर
वह फिर उसका पैर पकड़कर उसी पर सिर कूटने लगी, लेकिन जिसके पैर थे वह एक बारगी अचेतन सा टुकड़ टुकड़ ताकता रहा। बाहर पगली रात वैसी ही दमकती रही। बिजली बार बार अंधेरे को वैसे ही चीर कर खंड खंड करने लगी। बरसाती हवा के झोंके उसी तरह सारी दुनिया को तोड़ते मरोड़ते रहे, मगर इन अभिशप्त नर नारियों के अंधेरे हृदय में जो प्रलय उमड़ घुमड़ रहा था, उसके मुकाबले यह तुच्छ, सब कुछ तुच्छ और अकिंचित होकर बाहर निकल पड़ा। एकाएक अचला तीर की गति से जमीन पर उठ खड़ी हुई। तब सुरेश का सपना टूट गया। उसने अनुभव किया अगला स्टेशन करीब आ गया, इसलिए गाड़ी की चाल धीमी हो गई। उसे समझते देर न लगी कि अचला इस तरह खड़ी क्यों हुई। बड़ी कोशिश करके उसने अपने को संभाल कर दाएं हाथ से उसे रोकते हुए सुरेश ने कहा, बैठो बैठो, महिम इस गाड़ी में नहीं है। नहीं है तो कहाँ है? कहते कहते वह धप से सामने के बेंच पर बैठ गई। सुरेश ने गौर किया, उसके चेहरे पर से लहू की आखिरी बूंद तक गायब हो गई। शायद अब तक वे इतने रोने धोने, इतना सिर पिटने के बावजूद उसके हृदय से सारी विरोधी दलीलों के बाद भी एक अव्यक्त अंतर्निहित आशा छिपी थी। हो सकता है सारी आशंकाएं निर्मूल हो सकता है भयंकर दुस्वप्न की दुस्सह वेदना नींद टूटते ही खुल जाए। एक लंबी सांस लेकर सब खत्म हो जाए। पलक झपकते ही सारा चराचर खिल जाए। पलक मारते ही जिंदगी बदनसीबी की आखिरी हद को पार कर गई। दोनों स्थिर बैठे रहे। गाड़ी एक जाने स्टेशन पर आकर लगी और थोड़ी देर बाद खुल गई। सुरेश ने एक बार क्या कहना चाहा, फिर चुप ही रहा। फिर उठ खड़ा हुआ। खिड़की का शीशा उठाकर एक दो बार उसने चहलकदमी की और फिर अचला के सामने जाकर खड़ा हुआ। बोला, महिम सकुशल है, अब वह इलाहाबाद पहुंचा होगा। जरा रुककर फिर बोला, वहाँ से वह जबलपुर भी जा सकता है, कलकत्ता भी वापस हो सकता है। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? अचला ने सिर उठाकर कहा। उस अश्रु कलंकित मुंह पर दुख और निराशा की चरम प्रतिमूर्ति एक बार सुरेश को दिखाई दे गई। उससे कितनी बड़ी भूल हो गई, यह बात उसके लिए अगोचर न थी। इसके लिए आज वह अपनी हत्या भी कर सकता था, लेकिन जिसकी छलना ने उसकी सत्य दृष्टि को इस तरह से ठक्कर इस भूल में ही बार बार उंगली का इशारा किया, उस छलमई के लिए भी उसका हृदय विषाक्त हो उठा। इसलिए अचला के प्रश्न का उसने बड़ी रुखाई से जवाब दिया, हम शायद संदेह नरक में ही जा रहे हैं। जिस अधापतन के रास्ते पर राह दिखाते हुए इतनी दूर खींच लाई हो, उसके बीच में ही चाहने से जगह तो मिल नहीं सकती। अब तो अंत तक चलना ही पड़ेगा। जवाब सुनकर अचला एड़ी से चोटी तक एक बार कांप उठी। उसके बाद सिर झुकाकर वह चुपी रही। जो झूठा का पुरुष पराई स्त्री को गलत रास्ते ले जाकर भी बेझिझक ऐसी बात जबान पर ला सकता है, उससे कोई क्या कहे। सुरेश फिर चहलकदमी करने लगा। उस पाषाण प्रतिमा के सामने बोलने की शक्ति उसे नहीं थी। कहने लगा, तुम तो कुछ ऐसा जता रही हो जैसे सर्वनाश अकेले तुम्हारा ही हुआ है, लेकिन सर्वनाश का जो मतलब है वह मेरे हक में किस हद से गुजरा है पता है? मैं तुम लोगों की तरह ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूँ। मैं पाप पुण्य का स्वांग भी नहीं करता, वास्तविक सर्वनाश की ही सोचता हूँ। तुम्हारे पास रूप हैं, आंसू हैं, एक औरत के जो हथियार होते हैं वे सब तुम्हारे तर्कस में। तुम्हें किसी भी रास्ते में रुकावट नहीं आएगी। लेकिन मेरा अंजाम सोच सकती हो? मैं तो मर्द हूँ, लिहाजा जेल से बचने के लिए मुझे अपने हाथों यहाँ गोली खानी पड़ेगी। कहकर सुरेश ने खड़े होकर छाती के बीच में हाथ रखकर दिखाया। जाने क्या कहने को मुंह उठाकर भी अचला ने चुपचाप मुंह फेर लिया, लेकिन उसकी आंखों में घृणा छलकी पड़ती थी। यह देख सुरेश आग बबूला हुआ बोल उठा, मोर का पंख लगाकर कौवा कभी मोर नहीं होता अचला। इस निगाह को मैं पहचानता हूँ, मगर वह तुम्हें नहीं जचती। जिसे जच सकती है वह मृणाल है, तुम नहीं। तुम हिंदू घर की कुलवधू नहीं हो, इतने से तुम्हारी जात नहीं जाएगी। जहाँ जी चाहे वहीं उतर कर चली जाओ। मैं चिट्ठी लिखे देता हूँ, महिम को दिखाना, वह तुम्हें अपना लेगा। रुपए दे रहा हूँ, अपने बाप को दे देना, उसका मुंह बंद हो जाएगा। तुम्हें किसी बात की चिंता है अचला? यह कौन सा बड़ा अपराध है? वह पुनः चहलकदमी करने लगा। एक बार भी पलटकर नहीं देखा कि उसके तीर कितने चोट पहुंचा रहे हैं। खाने के लोग में जंगली जानवर जैसे फंदे में घिरकर गुस्से में जो जी आता है उसी को करता रहता है, ठीक वैसे ही सुरेश अचला को चित्ती चित्ती उड़ा देने लगा। बीच ही में सहसा थमकर बोला, आखिर यह ऐसा कौन सा अपराध है? तुमने तो पति के घर में ही उनके मुंह पर कहा था कि तुम किसी और को प्यार करती हो। याद है? जिस आदमी ने घर फूंक कर तुम्हारे पति को जला डालना चाहता, ऐसा तुम्हारा विश्वास है, उसी के साथ चल देना चाहता। चलो भी आई भी थी, याद आता है कि नहीं? उसी के घर, उसी के आश्रय में रहकर छिपकर रोते हुए उससे साथ आने के आग्रह किया था, ख्याल आता है कि नहीं? यह क्या उससे भी बड़ा गुनाह है?
रोज रोज की और भी ना जाने कितनी हरकतें। इसलिए मुझे यह हिम्मत पड़ी। असल में तुम एक गणिका हो, गणिका, इसलिए तुम्हें भगा लाया। सोचा था कि पहले तुम चौंक उठोगी, मात्र इससे ज़्यादा तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी। मैं तुमसे बार बार कहता हूँ, तुम सती सावित्री नहीं हो। वह तेज, वह गुरूर तुम्हें शोभा नहीं देता, नहीं फबता, नहीं फबता। यह निहायत अनधिकार चर्चा है तुम्हारे लिए। कहकर सुरेश रूंधी सांस की वजह से ज्यों ही थमा, अचला सिर उठाकर टूटे स्वर में चीख उठी, रुके नहीं आप, रुके नहीं सुरेश बाबू, और कहिए। दोनों पैरों से मुझे रौंद कर संसार में जितनी भी कड़वी बात है, घिनौना व्यंग है, जितना भी अपमान है, सब कीजिए। वह जमीन पर औंधी पड़ गई और रूंधी रुलाई की फटी आवाज में बोली, यही चाहती हूँ मैं, इसी की मुझे ज़रूरत है। हमारा यही वास्तविक संबंध है, संसार से, ईश्वर से, आपसे, केवल यही मेरा प्राप्य है। सुरेश गाड़ी की दीवार से टिककर काठ सा खड़ा ही रहा। अचला के खुले बिखरे बाल जमीन पर लौटने लगे। उसके भीगे कपड़े धूल में सनकर लथपथ हो गए, लेकिन सुरेश उधर कदम नहीं बढ़ा सका। नया शिकारी पहले निशाने में गिरी हुई चिड़िया की मृत्यु यंत्रणा को अवाक होकर देखता है, वैसे ही दो मुग्ध अपलक आंखों की निगाह से वह मानो किसी मरणासन स्त्री की अंतिम घड़ी की गवाही के लिए खड़ा हो। गाड़ी की गति धीमी हुई और धीमी होते होते स्टेशन पर आकर रुकी। सुरेश ने सीधे खड़े होकर सहज शांत स्वर में कहा, तुम्हें इस हालत में देखकर लोग चकित रह जाएंगे। तुम उठकर बैठो, मैं अपने डिब्बे में जाता हूँ। सुबह होने पर तुम जहाँ उतरना चाहोगी, जहाँ जाना चाहूँगी, तुम्हें भेज दूंगा। इस बीच में कुछ खौफनाक कुछ कर बैठने की कोशिश मत करना, उसका कोई नतीजा ना होगा। सुरेश दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। सावधानी से दरवाजे को बंद करके जाने क्या सोचकर जरा देर चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाद मुंह बढ़ाकर बोला, मेरी बात नहीं समझोगी ना, लेकिन इतना सुन लो, तुम इस मसले का हल मेरे जिम्मे रहा, तुम्हारी कोई बुराई ना होने दूंगा। यह कर्ज में पाई पाई करके चुका कर रहूंगा। कहकर वह अपने डिब्बे की ओर चला गया। गाड़ी धीरे धीरे लगातार आवाज के बंद होने के साथ साथ हर बारी सुरेश का स्वप्न टूट जाता, लेकिन पलकों का भार ठेलकर देखने की शक्ति मानो उसमें नहीं रह गई थी। भीगे कपड़ों में बेहद सर्दी लग रही थी। वास्तव में वह बीमार पड़ सकता था, और मौजूदा हालात में यह कितनी खतरनाक बात होती, अंदर ही अंदर उसे महसूस भी कर रही। लेकिन बैग खोलकर कपड़े बदलने की कोशिश एक असंभव इच्छा सी होकर उसके मन में बेबस पड़ी थी। ठीक ऐसे ही समय में एक सुपरिचित कंठ का स्वर उसके कानों पड़ा। कुली अधजगी सी आंखें खोलकर उसने देखा, गाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी है और कौन जाने कब अंधेरा मिटाकर, बारिश थमकर, धूसर मेघों से छनकर एक तरह की मटमैली रोशनी में चारों तरफ झलक उठी है। उसने देखा बहुत से लोग उतर रहे हैं, बहुत देरी चढ़ रहे हैं। उन्हीं में खड़ी शोक मग्न एक नारी मूर्ति किसी इंतजार में खड़ी है। यह अचला थी। चमड़े का एक बहुत बड़ा बैग माथे पर लिए एक कुली से उतरते ही उसने कुछ पूछा था और धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ी। अब तक सुरेश बेबस सा सिर्फ देख ही रहा था। शायद उसका यह आंखों का देखना अंदर दाखिल होने की राह नहीं पा रहा था, पर ज्यों ही गाड़ी खुलने की सीटी प्लेटफार्म की किसी छोर से गूंज उठी, त्यों ही वह बिजली छू गई। उसके भीतर बाहर की जड़ता जाती रही। उसने तुरंत अपना बैग खींच लिया और उतर पड़ा। टिकट की बात अचला को याद ही नहीं थी। गेट पर टिकट बाबू के सामने जाते ही अचला ठिठक गई। इतने में पीछे से सुरेश ने स्निग्ध स्वर में कहा, रुको मत, पढ़ो, मैं टिकट दे रहा हूँ। अचला को उसके आने की खबर ना थी। पल भर के लिए भय और झिझक से उसके पांव नहीं उठे, मगर यह हिचक औरों को देख सकने के पहले ही वह धीरे धीरे बाहर हो गई। बाहर जाकर दोनों में निम्नलिखित बातें हुई। सुरेश ने कहा, मैंने सोचा था कि तुम सीधे कलकत्ते ही लौट जाना चाहोगी, लेकिन एकाएक ढेरी में क्यों उतर पड़ी? यहाँ जाना पहचाना कोई है क्या? अचला ने दूसरी तरफ नज़र की थी। उसकी नज़र के बोली, कलकत्ते में किसके पास अब जाऊंगी? लेकिन यहाँ अचला चुप रही। सुरेश खुद भी कुछ देर तक चुप रहकर बोला, शायद मेरी किसी बात का अब तुम विश्वास न कर सकोगी। उसके लिए मुझे कोई शिकायत नहीं, अंतिम समय में मैं कुछ भीख चाहता हूँ। अचला वैसे ही चुप खड़ी रही। सुरेश ने कहा, मेरी बात किसी को समझाने की भी नहीं, और मैं समझाना भी नहीं चाहता। मेरी चीज़ मेरे ही साथ जाए, जहाँ जाने से यहाँ की आग जला नहीं सकेगी। मैं आज उसी देश की राह ले रहा हूँ, पर मेरा आखिरी सहारा मुझे दो। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ। फिर भी अचला के मुंह से एक शब्द न निकला। सुरेश कहने लगा, मैंने तुम्हें बहुत कड़वी बातें कही हैं, बहुत दुख दिया है, लेकिन बाद में अच्छे रहने के घमंड में ऊपर बैठकर तुम्हारे माथे की कलंक की कालीमा पोतू, यह मैं मरकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मेरे लिए तुम्हें तकलीफ ना उठानी पड़ेगी। विदा होने के पहले मुझे इस सुयोग की भीख देती जाओ। अचला, उसकी आवाज़ में क्या था
अंतर्यामी ही जाने। गर्म आंसू में अचानक अचला की दोनों आंखें भीग गई। फिर भी जी जान से अपने कंठ को संभालकर उसने धीरे से पूछा, मुझे क्या करना होगा कहिए। सुरेश ने जेब से टाइम टेबल निकालकर गाड़ी का समय देखकर कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। सांझ के पहले अब किसी भी तरफ जाने की गुंजाइश नहीं, इसलिए इतनी देर तक मुझ पर अविश्वास ना करो। बस इतना ही चाहता हूँ, मुझसे अब तुम्हारा कोई अमंगल ना होगा। तुम्हारा ही नाम लेकर मैं कसम खाता हूँ। लोगों की कौतूहल भरी दृष्टि से बचने के लिए स्टेशन के छोटे से वेटिंग रूम में जाकर रुकने की इच्छा दोनों में से किसी को ना है। पूछताछ करने पर पता चला, बड़ी सड़क पर सम्राट शेरशाह के नाम पर स्थापित सराय की बुनियाद आज भी बिल्कुल विलुप्त नहीं हुई। शहर के छोर की उसी सराय में जाने के लिए उन्होंने किराए की एक बैलगाड़ी तय की। रास्ते में किसी ने किसी से बात नहीं की, किसी ने किसी का मुंह नहीं देखा। सिर्फ उस समय जब बैलगाड़ी सराय में जाकर रुकी तो एक झलक सुरेश की शक्ल देखकर अचला न केवल हैरान हुई बल्कि बेचैन हुई। उसकी दोनों आंखें बेहिसाब लाल थी और मानो किसी ने स्याही पोत दी है चेहरे पर। संसार के बड़े से बड़े अंधड़ तूफान में उसे देखा था, किंतु उसकी शक्ल पर यह नहीं देखा था कभी भी। उसे ऐसा याद नहीं आया। गाड़ी वन का किराया चुकाकर सुरेश ने मनी बैग को वहीं रख दिया। कहा, तब तक यह तुम्हारे ही पास रहा, जरूरत हो तो लेने में संकोच मत करना। अचला के जी में आया, पूछे इसका क्या मतलब, मगर ना पूछ सके। सुरेश ने कहा, यह सामने वाला ही कमरा शायद कुछ अच्छा है, तुम जरा सुस्ताओ, बगल के कमरे में इन कपड़ों को जरा बदल डालो, पता नहीं इन्हीं सब के चलते ऐसा भद्दा लग रहा है। कहकर अचला की सुविधा असुविधा का कोई ख्याल ना रखते हुए वह अपना बैग उठाकर नशेबा जैसा डगमगाता हुआ बरामदे को पार करके कोने वाले कमरे में चला गया। उसके चले जाने के बाद अचला अकेली रास्ते पर खड़ी न रह सकी, सो अपने वजनी बक्से को किसी तरह खींचकर कमरे में ले गई और उसी पर स्तब्ध भाव से बैठी राह से गुजरने वालों को देखने लगी।